हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यहाँ पर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जीएसटी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे जो आपको इमेज से क्लियर हो रहा है, नेशनल और स्टेट लेवल पे, इसके बियॉन्ड भी है। ठीक है, तो इन चीजों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, ये एग्जांपल जीएसटी से हम लिंक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो यंगेस्ट सीजेआई भी रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो रिटायर हो रहे हैं। और अब अपकमिंग सीजेआई कौन होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन्होंने मेंशन करा कि जीएसटी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब भी आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू जीएस पेपर 2। तो वहां पे आप ऐसे स्टेटमेंट भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये कितना है, नहीं है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। इन सभी चीजों को चलिए डिटेल में जानते हैं। देखिए, ये आप वैसे तो स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं जो डेफिनेशन देता है, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे आपको बता दे कि नेशनल, लोकल और स्टेट लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक साथ कोलैबोरेटिवली काम करेंगे, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ में, एक कॉमन गोल के साथ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि कहीं ना कहीं मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके सभी का। यही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का तो मतलब हम सबको पता है कि सेंटर और स्टेट जो है, फेडरल यही है। ठीक है, और इसी में ट्रांसफर ऑफ पावर्स जो है वो इक्वली हो सके। और कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं हमारा जो फेडरलिज्म है, इन सबको, जैसे यहाँ हमारे देश में वन पार्टी सिस्टम नहीं है अनलाइक वेरियस कंट्रीज, लेकिन हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो उसका हम रेस्पेक्ट करते हुए सबको पावर जो है, डिवोल्यूशन जो ट्रांसफर हो, वो मतलब कायदे से हो। तो इसी चीज को हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के केस में आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये जानना है, ये आर्टिकल्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी और साथ ही साथ में मेंस के लिए भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला जो आर्टिकल 54 है, दैट मेंशंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन करा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन वेयर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है। तो पहला आपको आर्टिकल 54 जो है ये ध्यान रखना है कि जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन में होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वेयर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट चुनकर के आते हैं, इसके लिए बेसिकली वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट सिटीजन है और वो एक नॉमिनल हेड है, रियल हेड नहीं है। रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टोरल कॉलेज जो बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज आर्टिकल 54 के तहत बनाया जाता है, जिसमें हम देखेंगे कि मेंबर्स होते हैं अलग अलग, आप देखोगे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के। ठीक है, दोनों ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के आपको देखने को मिल जाएंगे। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के कौन से मेंबर्स? इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड, ये आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्टेड। तो एक तो पार्लियामेंट के, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर्स के, और दिल्ली और पुडुचेरी के यूनियन टेरिटरी के, इन सब के इलेक्टेड, सिर्फ नॉमिनेटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करी गई है तो वही यहाँ पे कहा गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। तो राज्यों का भी यहाँ पे होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से। तो इसलिए प्रेसिडेंट जो सेंटर के लेवल पे होते हैं, वहां पे देखिए किस तरीके से स्टेट का रोल है। एक आर्टिकल 54 आप देख सकते हो। दूसरा आर्टिकल 80 जो प्रोवाइड करता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स इन द यूनियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, यहाँ हम देखते हैं किस तरीके से काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा के बारे में बात करा के है, जहां 250 मेंबर्स हैं, 238 इलेक्ट होकर के और 12 नॉमिनेट होकर के। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं राज्यों को यूनियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। ठीक है, ये आर्टिकल 80 इसके सपोर्ट में है, जहां पे अगेन स्टेट्स का रोल होता है। सेंटर और स्टेट के ही तो रिश्तों को दिखाना है। फिर है आर्टिकल 246, यहाँ शेड्यूल 7। तो ये डिमार्केट करता है सब्जेक्ट मैटर्स, जैसे सेंटर जो है वो भी मतलब सेंटर एंड स्टेट्स में इनैक्ट लॉज, जैसे यहाँ पे कंकरेंट में स्पेशली दोनों ही लॉ बना सकते हैं। 7th शेड्यूल जब हम पढ़ते हैं तो 7th शेड्यूल में आपको बता दें हम कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, यूनियन है, स्टेट है और कंकरेंट है। यूनियन सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट मैक्सिमम केसेस में स्टेट ही बना सकता है, एक्सेप्शंस हैं कुछ। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, राज्यसभा अगर रिजोल्यूशन पास कर दे 2/3 के मेजोरिटी से, या कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर साइन करवाना है, वो सारी बातें अलग है। लेकिन उसके अलावा स्टेट बना सकता है। और कंकरेंट में दोनों पार्लियामेंट और स्टेट दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट पहले बनाता है तो प्रिवेल
वही करेगा। लेकिन यहाँ पावर दोनों को दिया गया है तो बात उसकी ही करी गई है कि आर्टिकल 246 में शेड्यूल 7 में कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करा गया है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं 54, 80, 246, आपको ये ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस में भी। आप इनको जब भी इस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं आप वहां पे कोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आर्टिकल्स जो हैं वो देख लेते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं हमारे, दैट इज आर्टिकल 262। अब यहाँ अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 262 की, तो ये हमारे लिए है इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है उसको वो मैनेज कर सकते हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, मान लीजिए कावेरी की बात कर लेते हैं। कावेरी में केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है। तो इन सबको मिला जुला करके पार्लियामेंट जो है वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है अंडर आर्टिकल 262, जो आगे ट्रिब्यूनल का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे फर्दर तमिलनाडु कावेरी संगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि जो पार्लियामेंट है वो अपॉइंट कर सकता है ट्रिब्यूनल फॉर सच एडजुडिकेशन, जिसका जो फैसला होगा वो काफी हद तक बाइंडिंग होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 262 और नेक्स्ट है आर्टिकल 263 जो इंटर स्टेट काउंसिल को फॉर्म करने की बात करता है, जो इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करता है सेंटर और स्टेट के मसलों को। तो 262 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो पार्लियामेंट और 263 इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि अगेन सेंटर और स्टेट की यहाँ पे बात करी गई है, तो ये आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जब सेंटर और स्टेट के रिश्तों को आपस में ही एक रखना है तो फिर वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे परेशानियां हो रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसको जानते हैं। तो फर्स्ट जब हम देखेंगे दैट इज, पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं ओवर सेंट्रलाइजेशन। ओवर सेंट्रलाइजेशन आर्टिकल एग्जाम्पल में लिखिए 356 प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, किस तरीके से आप सबको पता है कि भाई प्रेसिडेंट रूल जो है किसी भी स्टेट में, मतलब अगर सेंटर और स्टेट के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी हैं, ठीक है, ऑपोजिट पार्टीज हैं, तो फिर उस केस में इंस्टेबिलिटीज होता है। कई बार मतलब मनमानी तरीके से वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाता है। तो ये एक आप देख सकते हो ओवर सेंट्रलाइजेशन, कि यहाँ पे सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया है, प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दिया गया है। गवर्नर भी काफी हद तक, जिनका एक काम है ब्रिज बनाना, बैलेंस की तरह काम करना सेंटर और स्टेट के लिए, वो भी कई बार टिल्टेड होते हैं सेंटर को लेकर के, बिकॉज उनका अपॉइंटमेंट रिमूवल हमने देखा है प्रेसिडेंट करते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो यूनियन मतलब इलेक्टोरल कॉलेज वहां से है। ठीक है, अब इसके बाद में जब हम देखेंगे ओवर सेंट्रलाइजेशन आर्टिकल 356, ये तो पहला चीज है। दूसरा चीज जब हम बात करेंगे तो दूसरा अब हम डिस्कस करें अगर, तो रीजनलिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जहां पे सेपरेटिज्म की भावना आप सबको पता है कि आज के टाइम पे ये काफी ज्यादा फेमस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेपरेटिज्म को दिखा सकते हो, जैसे अलग अलग लेवल पे नागालैंड वगैरह में हम देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे चल रहा है, तो रीजनलिज्म की भी भावना। ठीक है, साथ ही साथ में ये कहीं ना कहीं मतलब जो अप्रोच है यूनिफॉर्मिटी का, ये भी गलत है। सेंटर अगर कोई मान लो होमोजीनियस हमारा जो देश है, इसका भी मतलब ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि केरला में हो सकता है कि भाई केरल में जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा है, तो केरल में हेल्थ का जो बजट एलोकेशन है वो थोड़ा कम करके हम उसको ज्यादा दे सकते हैं बिहार के लिए। ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं हो सकता, करेक्ट। तो इसलिए ये जो यूनिफॉर्मिटी लैक कर रहा है ये भी एक प्रॉब्लम है। ये यूनिफॉर्मिटी एक्चुअली मतलब लैक करना इस सेंस में कि मतलब वो यूनिफॉर्मिटी बराबर कर दे रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए इस बात पे कि भाई सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ध्यान में रख करके, तो ये यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में एक्चुअली में आपको लैक देखने को मिल रहा है। तो ये यूनिफॉर्मिटी यहां से हम एक पॉइंट समझ सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ और वेरियस पॉइंट्स हैं, जैसे हम अगर देखें तो फाइनेंशियल ट्रांसफर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो फाइनेंसेस भी एक और इशू निकल के आते हैं। किस तरीके से अलग अलग फाइनेंस ट्रांसफर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर फाइनेंस कमीशन की ही बात कर लेते हैं तो 15th फाइनेंस कमीशन जो एनके सिंह जी हेड कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन सेंसस लिया गया वो तो 2011 लिया गया है। अब इस केस में क्या है कि भाई उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर तो पावर मतलब जो फंड एलोकेशन है वो ज्यादा करा जाएगा। वेयर एज सदर्न स्टेट्स जहां पे केरला, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उन्होंने, तो इस वजह से ये चीज शायद उनके लिए बून होना चाहिए था, लेकिन अब वो बेन बन रहा है क्योंकि वहां पे एलोकेशन कम करा जाएगा। ठीक है, ये आप बात समझिए। तो फाइनेंसेस जो है वो भी एक आप मुद्दा कह सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कह सकते हैं कि वेरियस और भी मतलब बातें निकल करके आती हैं।
जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हिंडर कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से अगर हम देखें तो गवर्नर जो हैं जब वो अपॉलिटिकल होने लगते हैं, ठीक है, तो ये एक मतलब गवर्नर को हमेशा बेसिकली न्यूट्रल रहना चाहिए। तो गवर्नर के केस में हम कह सकते हैं किस तरीके से उन्होंने मतलब आर्टिकल 163 इसीलिए नवम रेबिया जजमेंट भी इसीलिए है, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से जो वेरियस मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी मतलब एक कोलैबोरेशन जो है वो निकल करके नहीं आता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हम कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हिंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा बेसिकली हम बात कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे यहाँ जो है दैट इज व्हाट आर द क्लासिक एग्जांपल्स। चलो, चैलेंजेस हैं कि भाई सेंटर और स्टेट जो है वो आपस में जमता नहीं है, कई बार मतलब पार्टीज अलग अलग होने के वजह से, उनके विचारधारा अलग अलग होने के वजह से, तो इसीलिए वन नेशन वन बेसिकली इलेक्शन की भी बात करी गई है रामनाथ कोविंद कमिटी के द्वारा। अब फिलहाल हम क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हो। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। खुद डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भी कह दिया है। तो वर्ल्ड बैंक ने 2018 में इसको हाईलाइट करा था कि भाई जीएसटी जो है वो मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो वर्ल्ड बैंक ने 2018 में, चंद्रचूड़ साहब ने भी कह दिया है। तो जीएसटी जो है वो एक मतलब इंप्लीमेंट करना क्लासिक एग्जांपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। कैसे है, कैसे जीएसटी है? जीएसटी तो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करके लाया गया है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को बेसिकली वैट वगैरह जिसपे स्टेट वगैरह का भी कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेंटर और स्टेट जो है उसको यहाँ पे पावर कैसे दिया गया है, आप देखोगे सी जीएसटी है, ठीक है, सेंटर जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी। तो सेंटर जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो वो मतलब कई जीएसटी कंपेंसेशन सेस में भी बात करा गया है कि जिन राज्यों को जीएसटी में मतलब मान लो कि किसी स्टेट को 60 मिला, किसी को 30 ही मिला, तो ये कंपेंसेशन करने के लिए बाकी 30 जो है वो यूनियन देगी। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। यहाँ पे आप जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी जो है वो एग्जाम्पल में डाल सकते हो। हालांकि अभी भी स्टेट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको ये कंपेंसेशन सेस जो है वो अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। सेस जो है बेसिकली अगर हम बहुत ब्रीफ में बताएं तो ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, इसको बाद में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हटाया जा सकता है। जैसे स्वच्छ भारत सेस, उसी तरीके से जीएसटी कंपेंसेशन सेस टैक्स ऑन टैक्स की बात करता है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जो 2014 तक बेसिकली प्लानिंग कमीशन चलता था, 5 ईयर प्लान्स जो है, ठीक है। तो उसके बाद में नीति आयोग को लाया गया। ये एक थिंक टैंक है जो कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। देखिए, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में फर्क क्या है, इसको पहले समझते हैं। प्लानिंग कमीशन जो है इनका अप्रोच क्या था, इनका था टॉप टू बॉटम अप्रोच, इनका था टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। जबकि नीति आयोग का जो अप्रोच है दैट इज बॉटम टू टॉप अप्रोच। नीचे के तबके से विकास करना चालू करेंगे तब ऊपर वालों का विकास होगा, ये है नीति आयोग। और नीति आयोग अलग अलग तरीके से, जहां पे आप देखोगे कि जब मीटिंग होता है, नीति आयोग के चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जब मीटिंग होता है तो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन टेरिटरीज की तरफ से भी लोग आते हैं। तो इस तरीके से एक मतलब कलेक्टिव एफर्ट दिया जाता है। नीति आयोग अलग अलग रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है वहां पे वो मेजर करते हैं कि कौन कौन से स्टेट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अच्छा काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस। अब जब फाइनेंस कमीशन की हम बात करते हैं, ये आर्टिकल 280 में है, ठीक है, आर्टिकल 280। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। इनका काम क्या है, इनका काम है रिकमेंड करना कि ट्रांसफर करना है सेंटर से स्टेट को कितना एलोकेशन ट्रांसफर करना है, क्या टैक्स को, टैक्स कितना सेंटर से स्टेट को ट्रांसफर करना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 100 रुपए अगर किसके पास में है, यूनियन के पास में है, इसमें से कितने रुपए जो हैं वो स्टेट को जाएंगे, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर देता है। फिलहाल इसको अगर हम देखें तो ये 41 है एज पर 15 फाइनेंस कमीशन जो एनके सिंह जी हेड कर रहे हैं, क्योंकि 1% कश्मीर और लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए लगाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये रिकमेंडेशंस जो है वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। ये एक लूपहोल है कि ये एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। हालांकि कैग के ऑडिट्स बताते हैं कि इंप्रूव्ड फिस्कल मैनेजमेंट एट स्टेट लेवल्स, ये बहुत अच्छा है। ये कैग के ऑडिट्स हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये खुद कह रहे हैं
कि भाई जो फिस्कल मैनेजमेंट है राज्यों के स्तर पर ये इंप्रूव हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आप सपोर्ट करने के लिए ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो हम सबने भाई फेस कर लिया है, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं किस तरीके से कोविड का मतलब ह्यूमैनिमस बेसिकली अगर हम देखें तो इम्पैक्ट पड़ा है। अब यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात अगर हम कर लेते हैं और कोविड-19 तो किस तरीके से वैक्सीन के ड्राइव को चलाया गया, सेंटर और स्टेट मिलकर के एक दूसरे को मतलब वो प्रमोट करते गए, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस दिए गए, जैसे आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री बेसिकली गरीब कल्याण अन्न योजना लाया गया जिसके तहत फूड ग्रेन्स जो है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए गए राशन कार्ड होल्डर्स को। तो एक तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसी के साथ साथ में वैक्सीन जो है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे गए, सबको वैक्सीन पहुंचाए गए, लगाए गए। साथ ही साथ में हम अगर देखें तो मतलब कहीं ना कहीं डिजास्टर्स जब भी आते हैं तो उसको लेकर के भी, जैसे केरला में वायनाड लैंडस्लाइड आया तो सेंटर जो है वो एलोकेट करता है डिजास्टर मैनेजमेंट की बात, या अगर हम उत्तराखंड की बात कर ले तो इस तरीके से डिजास्टर्स को लेकर के यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन है, एलोकेशन है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करा गया है और कोविड-19 में तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। अब यहाँ पर भी राज्य जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क्स जो इसके ही अलाइन होगा। एजुकेशन जो है वो तो कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरीके से नॉर्दर्न स्टेट्स को सदर्न लैंग्वेजेस सीखने के लिए और सदर्न स्टेट्स को नॉर्दर्न लैंग्वेजेस सीखने के लिए एक दूसरे को प्रमोट करा जा रहा है। ठीक है, ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। साथ ही साथ में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां 4 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है वो एस्टैब्लिश करे गए हैं जो डिजिटल सर्विस दे रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे। देखिए गांव स्तर पर भी डिजिटल डिवाइड तो है। डिजिटल डिवाइड अगर हम देखें तो जैसे शहरों में स्मार्टफोन यूजर्स ज्यादा हैं, इंटरनेट यूजर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रूरल इंडिया, वहां पे भी पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ये डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स, जैसे अगर मान लो कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरना है साइबर कैफे में जाकर के, तो वो लोग आराम से करवा सकते हैं। तो ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव यहाँ पे फिर से सेंटर और स्टेट मिलकर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। साथ ही इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जहां सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। एग्जांपल में हम देखें तो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो बात करता है कि भाई 100 दिन तक का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, 100 दिन तक का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। और अगर उनको काम नहीं मिल रहा है तो फिर वो बेसिकली 18 साल से ऊपर है, पंचायत में रजिस्टर करवा दिए और काम नहीं मिल रहा है तो 15 दिन के बाद से फिर उनको बेसिकली कंपेंसेशन अलावेंस की भी बात करी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंपेंसेशन अलावेंस। तो ये मनरेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्टिव है जहां लोगों को एंगेज रखा जा रहा है काम को लेकर के। सेंटर जो है मान लो बिहार में कहीं काम हो रहा है, कहीं केरला में काम हो रहा है, कहीं अरुणाचल प्रदेश में काम हो रहा है, तो ये मनरेगा के तहत एक्चुअली ये प्रमोट करते हैं। बेसिकली हम देखें तो सोशल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे पीएम आवास योजना, तो जिनके पास में रहने के लिए खुद का छत नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है वो सरकार आवास योजना के तहत पहुंचा रही है फंड कि भाई वो अपना मतलब खुद का घर प्रमोट कर सके और इससे पॉवर्टी लेवल्स, गरीबी का स्तर जो है वो कम हो रहा है। और ये स्टैंडिंग कमिटी के रिपोर्ट ने मेंशन करा है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की स्कीम क्या है, जहां पे सेंटर जो है वो 60% और स्टेट जो है वो 40% देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान की भी हम बात कर सकते हैं कि क्लीन इंडिया मिशन किस तरीके से घर घर शौचालय जो है उसका पेनिट्रेशन बढ़ा है। 2014 में सिर्फ 40% घरों में शौचालय हुआ करता था, आज 2019 में 99% से ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 100% के आसपास में। यूनिसेफ का रिपोर्ट है ये 2019 में, वो भी कि 99% से ज्यादा घरों में जो है वो टॉयलेट एक्सेस जो है वो हो चुका है, लोगों के पास में टॉयलेट जो है वो आज घर घर में हो गया है। और ये कहीं ना कहीं सेफ्टी और हाइजीन को भी प्रमोट कर रहा है यूनिसेफ का रिपोर्ट। तो ये हेल्थ के भी एंगल से बहुत अच्छा है स्वच्छ भारत अभियान। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत 35 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी कार्ड्स जो है वो इशू करे गए हैं और इसके तहत कहीं ना कहीं इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन राज्यों ने भी दिखाया है। आयुष्मान भारत की बात कर लेते हैं तो 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दिया जाता है सभी फैमिलीज को इंक्लूड करके। ये 10 करोड़ फैमिलीज को बात करा गया है। ठीक है, और यहाँ पे
सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के, मतलब अगर हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की बात हो तो उसको ये इंक्लूड करता है, हर साल रिन्यूअल हो सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने अलग से ला दिया है आयुष्मान भारत में ही, जहां 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए अलग से वो 5 लाख का फंड ऐड कर दिए हैं, तो 5 और प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होता था वो भी कम हुआ है, तो ठीक है, लोगों का गरीबी जो है वो एट द एंड कम हो रहा है। ये सरकार कोशिश कर रही है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ऑब्जेक्टिव भी है नो पॉवर्टी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, चलिए, तो यहाँ पे कुछ और एनवायरनमेंट के एंगल से अगर हम देखें, देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, आप मेंस में जब आंसर लिख रहे हैं आपको ये नोट्स काफी सफिशिएंट पड़ेंगे। तो चलिए, पहला है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब इसके तहत क्या है, ये थोड़ा अपडेट अब हो चुका है, जहां पे बेसिकली ये फिलहाल जो है वो पार्टिकुलेट पोल्यूशन बाई 20 to 30% 2024 तक की बात कर रहा है अक्रॉस 122 सिटीज। अब ये इसको अपग्रेड कर दिया गया है, 131 सिटीज कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे पोल्यूशन को भी कम करने की बात करी गई है कि भाई आप पोल्यूशन जो है वो 40 to 45% तक कम करने की बात करी गई है 2030 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। साथ ही साथ में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की बात करी गई है 2021, ये 33% का जो टारगेट है उसको रीच करने के लिए, ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 मेंशन कर रहा है। साथ ही इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अगर हम देखें तो एनडीसी जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस हैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत, वहां पर भी राज्यों को प्रमोट करा जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। देखिए हमारा जो आईएनडीसी है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, उसके तहत भारत 500 गीगावाट तक का रिन्यूएबल एनर्जी बनाएगा बाई 2030, और इसमें सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हम देख रहे हैं किस तरीके से इवन टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है कोस्टल स्टेट्स के लिए। साथ ही साथ में हम देखेंगे तो लद्दाख वगैरह में भी जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपको आईएनडीसी जो है इसके ऊपर आई होप क्लैरिटी मिल गया होगा, ठीक है। बाकी कार्बन एमिशन को भी कम करने की बात करी गई है, ये सारी बातें हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई और कौन कौन से मुद्दे, तो हमने पॉजिटिव एग्जांपल्स सारे देख लिए, थोड़ा सा अब हम नेगेटिव एग्जांपल्स को भी कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनइक्वालिटी किस तरीके का, अब ये हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में एक स्टेट है केरला, ठीक है, जिसका जो लिटरेसी रेट है, मतलब साक्षरता दर, कितने बच्चे, कितने लोग 18 साल से ऊपर के जो हैं बेसिकली पढ़े लिखे की बात जब हम कर रहे हैं, लिटरेसी रेट, तो यहाँ का 96% है। जबकि अगर हम बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार का 70% ही सिर्फ है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं केरल में ही इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चे अगर मर जा रहे हैं पर लाख पॉपुलेशन पे, कितना ज्यादा है। तो केरल में अगर हम बात कर ले तो महज 6 है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हम बात कर ले तो ये 46 है, ठीक है। ये कुछ आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सब में रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बेहतर है, ठीक है। मतलब जबकि हम अगर अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो रोड कनेक्टिविटी जो है वो उस लेवल पे अभी भी नहीं है, तो यहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस की बात कर लेते हैं तो गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 100% ऑलमोस्ट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी मिल चुका है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर लेते हैं मान लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 70% के आसपास ही सिर्फ है। तो ये जो इनइक्वालिटी है, इन्हीं चीज को कम करने की जरूरत है, और इसीलिए हमने कहा कि वन शू फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना है कि भाई वेरियस स्टेट्स को अलग अलग चीजों की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। अब हम नेक्स्ट फटाफट से थोड़ा सा जीएसटी आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जीएसटी हम सबको पता है कि किस तरीके से 1 जुलाई 2017 से हम जीएसटी डे मना रहे हैं, जो बेसिकली 101st अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। 101 जीएसटी शुभ वैसे भी याद रख लीजिएगा, और आर्टिकल जो है वो आप देखोगे 279A जो है वो जीएसटी काउंसिल के बारे में मेंशन करता है। अच्छा, इससे टैक्स बेस जो है वो डबल हुआ है। जीएसटी जो है उसके आने से जो टैक्स बेस है वो लगभग मतलब 2017 से 2024 का अगर हम सिर्फ आंकड़ा पकड़े तो ये 1.65 करोड़ इंडिविजुअल्स जो हैं वो बेसिकली भरे हैं, जो बढ़ा है।
सेकंड अगर हम देखें रेवेन्यू कलेक्शन, तो रेवेन्यू कलेक्शन भी बेसिकली बढ़ा है, ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी लगातार बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ा है क्योंकि ई वे बिल जैसा कॉन्सेप्ट आ गया है, तो ये ई वे बिल के वजह से कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग स्टेट में जो ये चुंगीज देने पड़ते थे उनसे छुट्टी मिल गया है, तो ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक जा रहा है आराम से। ट्रांसपेरेंसी बढ़ा है क्योंकि पोर्टल पे लोग, जीएसटी पोर्टल बना दिया गया है, वहां से लोग ट्रैक कर सकते हैं, वहां से लोग सारी चीजों को देख सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी लाया गया है। टैक्स बर्डन जो है वो रिडक्शन हुआ है और टैक्स बायंसी भी बढ़ा है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, आप ध्यान में रखिएगा, ये पॉजिटिव्स हैं जीएसटी का। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जीएसटी में अभी भी क्या इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला है लॉस ऑफ फिस्कल ऑटोनॉमी आफ्टर जीएसटी। तो जीएसटी के बाद में भी अभी भी फिस्कल ऑटोनॉमी में लॉस देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में करप्शन जुड़ा हुआ है, फेक इनपुट क्रेडिट, फेक कंपनीज निकल के आए हैं जो मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट की मतलब क्लेम करने के लिए उन्होंने मतलब वो फेक कंपनीज भी बनाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं टैक्स इवेजन, लोग अभी भी पैसों से भागने की कोशिश कर रहे हैं टैक्स नहीं देने की। वोटिंग राइट्स इशू थोड़ा यहाँ पे है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए स्टेट के साइज के हिसाब से तो अलग अलग हो सकता है। गोवा छोटा सा स्टेट है, लेकिन वहीं अगर हम देखें तो महाराष्ट्र बड़ा स्टेट हो सकता है, उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट हो सकता है, लेकिन अब सबका अगर सिमिलर होगा वोट स्ट्रक्चर तो फिर वो भी कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये वोटिंग राइट्स का इशू है, डिस्पैरिटी को प्रमोट कर रहा है। इग्नोरिंग डाइवर्सिटी ऑफ इश्यूज, जैसे कहीं का अगर जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भाई केरला में और बिहार में, तो उस तरीके से डाइवर्सिटी ऑफ इश्यूज को इग्नोर करना। जीएसटी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि भाई जीएसटी रिकमेंडेशंस जो है वो बाइंडिंग नहीं होंगे, ठीक है। और टेक्निकल इश्यूज भी हमने देखने को मिलेगा कि भाई पोर्टल है तो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जो है वो हमने इश्यूज के बारे में बात कर लिया है और ये हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसी के साथ एंड होता है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत रिसर्च के बाद हम इन वीडियोस को बना रहे हैं, तो प्लीज लाइक करिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी भी लोगों तक वीडियोस को शेयर करिएगा। और भी बेहतर इनिशिएटिव्स हैं आपके लिए, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और जो भी आपको लगता है इनसे आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।